क्या इन्वेंट किए, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इन्वेंशन के बाद हमें देखना पड़ा कि सेमीकंडक्टर में सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, जिसकी वजह से हमें उसे एनर्जी देना पड़ता है, और एनर्जी देने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं तो यानी वहां से आप दिमाग लगाया कि क्या सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्रिक्स में। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर का टॉपिक नंबर 4 जेईई मेंस और नीट न्यूमेरिकल्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग नॉर्मली उसी चीज़ से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक टॉपिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी मोबिलिटी के केस में वो किस तरह से रिलेट करती है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक फार्मूला डिस्कस किया था। आई थिंक वो आप फार्मूला आपको पता है। जिनको ये चीज़ नहीं पता है तो वो मेरे पिछले वीडियो को जा करके देखें, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है बहुत कुछ। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फार्मूला होता है 1/ρ दैट इज इक्वल टू ई, एंड यहाँ पे होता है एन ई म्यू ई एन प्लस एन एच म्यू एच। जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ये ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये म्यू ई एंड म्यू एच आर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और ये एच की यानी होल्स की मोबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये न्यूमेरिकल क्या इस फार्मूला से रिलेट करता है। तो इस फार्मूला से रिलेट करने के लिए हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस में क्या क्या डाटा मेरे पास है। तो सेमीकंडक्टर नोन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन दैट इज हैव एन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 × 10⁻1370 मीटर पर क्यूब, मीन्स वी कैन से पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज, इसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से भी पढ़ सकते हैं। दैट इज 8 × 10⁻13 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 × 13 इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। इसको अगर आप इस तरह से समझिए। सिमिलरली एंड अ होल कंसेंट्रेशन, और उसी में 1 सेंटीमीटर क्यूब के रेट से वहाँ पे 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स यानी होल्स भरे हुए हैं। यानी इज द सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप। तो बहुत ही सिंपल है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा इलेक्ट्रॉन है 8 × 10⁻13, जिसको हम लिख सकते हैं 80 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कितने होल्स है, 5 × 10⁻12। तो जब आप इसको इक्वेट करके देखिएगा तो साफ क्लियर सी बात है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन है पर सेंटीमीटर क्यूब में वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर डेंसिटी इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तो ये किस चीज़ का केस होता है, जरा आप इस चीज़ को याद करिए। ये हमारा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर हम इसको लिख देंगे। यानी ये कौन सा है, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर का हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है दैट इज नेक्स्ट है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल इफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक और किसी चीज़ का मोबिलिटी दिया होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज दिस वन, एंड होल्स मोबिलिटी दैट इज इक्वल टू होल मोबिलिटी इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोबिलिटी है हमारा दैट इज 23,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वोल्ट इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का है, और ये हमारा दैट इज ये हमारे लिए हो गया इलेक्ट्रॉन का, और ये हो गया हमारे लिए होल्स का। दैट इज मोबिलिटी हमारे पास है। तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, एक फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज 1/ρ विल बी इक्वल टू ई, और ये हो जाएगा हमारा एन ई, और ये हो जाएगा म्यू ई एन प्लस एन एच, और ये हो जाएगा हमारा म्यू एच। क्लियर है आई थिंक आप लोगों को ये चीज़। एन एच भी दिया हुआ है और एन ई भी दिया हुआ है। तो एन ई हमारे पास कितना है, दैट इज 8 × 10⁻13। एन एच कितना है हमारे पास, एन एच का वैल्यू है दैट इज 5 × 10⁻12, और मोबिलिटी मेरे पास इलेक्ट्रॉन का 23,000 ये दिया हुआ है 23,000, एंड नंबर ऑफ होल्स भी दिया। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 × 10⁻−16 कूलम, और ये हो जाएगा हमारा दैट इज 1−19 कूलम, एंड एन ई ये हमारा है 18 × 10⁻13 एंड इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 23,000 एंड प्लस दैट इज एन एच हो गया हमारा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर होल्स कंसंट्रेशन विल बी 5 × 10⁻12 एंड इंटू दैट इज 100। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज 1/ρ, यानी रेजिस्टिविटी इनवर्स जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली आएगा अप्रोक्सीमेटली 29.45। तो क्योंकि
ये हमारा रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी का हमारा जो होता है दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ये मेरा हो गया कंडक्टिविटी। अब अगर हमसे पूछेगा कि इसका वैल्यू आप रेजिस्टिविटी में बताइए, तो रेजिस्टिविटी कुछ नहीं आपको करना है, 1/29.45 कर देना है और जितना भी आंसर आएगा उसको आप ओम मीटर में लिख दीजिए। सोप आपको इस तरह का क्वेश्चंस किस तरह से डील करना है, लास्ट वाले टॉपिक से रिलेट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जहाँ पे ये फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज E 1/ρ इज इक्वल टू E Ne mu E n प्लस NH mu H, जहाँ पे Ne हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और NH हमारा नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, mu E हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और mu H हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स है। तो चलिए होप आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिल गए तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा कि किस तरह से बनाना है या किस तरह से इसको डील करना है, और आप इसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। आज का क्लास हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद का हमारा पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट हो जाएगा, तो पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछे जाते हैं, बस वो फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज में हमारा ग्राफ पूछा जाता है। तो चलिए सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल में आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है, दैट इज कि फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का निकालना है, which can create a whole electron pair in जर्मेनियम में निकालना है, गिवन दैट, ये दिया हुआ है आपको, या नहीं भी देता तो हम लोग कर लेंगे, गिवन दैट दिस दैट एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम दिया हुआ है हमारा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करिएगा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसकी वजह से वो क्रिएट कर सकता है होल इलेक्ट्रॉन पेयर, और आपके पास एनर्जी दिया हुआ है, दैट इज एनर्जी गैप वी आर हैविंग, दैट इज हाउ मच 0.72। तो चलिए अब इसको थोड़ा सोचते हैं हम लोग कि ये किस फॉर्मूला से बनेगा। एनर्जी गैप है हमारे पास, H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास हमेशा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, जिसका स्पीड भी हमारे पास है 3 × 10⁸। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज Eg इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, Eg इक्वल टू हो जाएगा हमारा H और न्यू की जगह पे हो जाएगा C/λ। तो यानी एनर्जी गैप का फार्मूला हमारा हो गया दैट इज Hc/λ। अब आपके पास एनर्जी गैप दिया हुआ है 0.72, नाउ यू आर हैविंग H हाउ मच 6.634 इंटू 10⁻⁻34, C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ एंड वी डोंट नो अबाउट लैम्डा। तो जब यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1.724 इंटू 10⁻⁻5 और -6 दैट इज मीटर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चंस का। इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको एनर्जी गैप दिए हो और आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा हो, तो और बस आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेजेंट है या नहीं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका स्पीड लाइट के स्पीड जितना होता है, क्योंकि हमारा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है, क्वेश्चन है दैट इज कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी if Ni, NH and Ne has given, and the terms are of their usual meaning, और सारे टर्म्स का मीनिंग जो है हमारा
यूजुअल है मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को किस तरह से डील करना है। तो हमारे पास Ni एंड दिस इज NH और ये हमारा Ne है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को जरा सोचें कि NH तो हमारे पास है, NH का वैल्यू होता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, Ni क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप इस चीज़ को जरा सोचिएगा कि NH और Ne का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कैसे करना है, तो जरा एन टाइप सेमीकंडक्टर में आते हैं हम लोग, या किसी भी सेमीकंडक्टर में आप कंसीडर कर लीजिए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमारा हो जाएगा दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। तो क्या यानी यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि किसी भी जब हम मेटल का बात करते हैं, जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने बात किया था दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जब हमारा है, तो टोटल नंबर डेंसिटी जब हम NeNH करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा Ni² हो जाएगा। तो यही चीज आपको दिखाना था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफ Ni, NH एंड Ne हैज गिवन। तो इस तरह से क्वेश्चन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यानी ये टोटल कंसंट्रेशन हो गया किसी भी एटम में। तो अगर आपको इसमें से कोई भी वैल्यू दिया हो NH या Ne, तो आप अगर Ne दिया हो तो आप NH निकाल सकते हैं, और अगर NH दिया है तो आप Ne निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में Ni ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर डेंसिटी जो हमारा इलेक्ट्रॉन का है, इस तरह का रिलेशन आपसे पूछेगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दैट। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है इस रिलेटेड कि सर किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि प्योर सिलिकॉन at 300 Kelvin has equal electron bracket Ne and hole NH, that is concentration of 1.5 into 10 to the power 16 meter to the power minus 3 doping by that is indium से डोपिंग हो रहा है उसका, and increases number of holes to how much 4.5 into 10 to the power 22 meter to the power minus 3। क्वेश्चन है कैलकुलेट Ne in the डॉप्ड सिलिकॉन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डॉप्ड सिलिकॉन यानी डॉप्ड सिलिकॉन में हमें कैलकुलेट करना है Ne का वैल्यू। तो चलिए इसको जरा पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या है। प्योर सिलिकॉन इज एट 300 केल्विन, टेम्परेचर का हमें कोई यूज अभी पड़ेगा नहीं फिलहाल। हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये इक्वल है। चलिए तो ये बहुत सिंपल हो गया, ऑफ दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का हमारा इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है। यानी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज क्या होता है, वो Ne भी सेम है, NH भी सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज Ni का स्क्वायर। तो यानी अब हमारे पास Ni का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज हाउ मच 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। उसके बाद हो रहा है कि डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH, यानी जैसे हम इंडियम डाले तो उसमें नंबर ऑफ होल्स आगे कंसेंट्रेशन बढ़ा लिया, दैट इज NH का वैल्यू दे दिया हमें 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22, यानी होल्स ज्यादा हो गया। यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो इंडियम है हमारा, इंडियम क्या है, एक पेंटावैलेंट एटम है, तभी तो होल्स इंक्रीज हो रहा है। तो कैलकुलेट Ne इन द डॉप्ड सिलिकॉन, यानी Ne का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने ये रिलेशन पहले से पढ़ रखा है, दैट इज Ne टू NH दैट विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने जाए तो ये कितना हो जाएगा, Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH, यानी NH का वैल्यू टोटल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है हमारा Ni, और हमें नंबर ऑफ होल्स भी पता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको कैलकुलेशन यहाँ से कर लेना है। तो ये था कि नंबर डेंसिटी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल आपको याद रखना है, Ni यानी टोटल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है, NH हमारा नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और Ne हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है।
तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अब आप मेरे ख्याल से अब चाहे वो नीट में हो, चाहे वो जेईई मेंस में हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो, अब यहाँ से कंफ्यूज करने वाले नहीं हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के बाद आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, फिर पीएन जंक्शन डायोड का इन्वेंशन करना क्यों पड़ा, पीएन जंक्शन डायोड जब इन्वेंट किया गया तो वहाँ पे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस करने का क्यों जरूरत करना पड़ा, वहाँ डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आज हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर पीएन जंक्शन का सिंबल किस तरह का बनाया गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। तो और एक और चीज़ हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हों बिफोर सेमीकंडक्टर यानी बिफोर पीएन जंक्शन डायोड, आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हम कहीं फंस रहे हैं या ये क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि हम सेमीकंडक्टर डिवाइस में नॉर्मली हम न्यूमेरिकल्स को टच करते ही नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एक चैप्टर है जहाँ पे फॉरवर्ड बाइस, रेक्टिफायर, जेनर डायोड, रिवर्स करंट, फॉरवर्ड करंट, बस उसको हम लोग उसके थ्योरी पे चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर का बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स को डील करना बहुत टफ होता है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स लेंदी हो तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल हो तो उसको फिर आपको डील करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए आपको कोई भी चीज़ डीपली पढ़ना होगा। तो आज के न्यूमेरिकल में हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बहुत कुछ बताए हैं और एक और चीज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में, तो जिसको आपको याद रखना है फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। Ne into NH will be equal to Ni square, जहाँ पे Ni होता है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल्स, NH नंबर ऑफ होल्स, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दूसरा 1 अपॉन रो दैट इज इक्वल टू E, और ये होता है Ne म्यू E एंड प्लस NH म्यू H, जहाँ पे हमारा क्या होता है Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू E ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉरी मोबिलिटी, एंड NH हमारा नंबर ऑफ होल्स, म्यू H है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग को सबको पता है, ड्रिफ्ट मोबिलिटी का फार्मूला दैट इज मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अगर डील करना है एग्जाम में तो ये सारे फार्मूला का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। बिना विलंब किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो अब क्या था, अब ये जो स्ट्रक्चर बना इंसान के दिमाग में वो कितने स्टेप के बाद बना है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। पहले हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी, कुछ त्रुटियां ढूंढकर हम क्या इन्वेंट किए, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इन्वेंशन के बाद हमें देखना पड़ा कि सेमीकंडक्टर में सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, जिसकी वजह से हमें उसे एनर्जी देना पड़ता है, और एनर्जी देने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं तो यानी वहां से अब दिमाग लगाया कि क्या सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो फिर ऐसा देखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटी ऐड कर दीजिए लाइक पेंटावैलेंट्स, फास्फोरस एंड एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट, तो आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जा बिना बहुत कम एनर्जी देने के बावजूद भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी अमाउंट में मिलते हैं। तो फिर उन सभी ने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ, फिर इस तरह से हुआ कि पी टाइप एंड सेमीकंडक्टर बनाया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया गया, जहाँ एनर्जी इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में बहुत कम प्रोवाइड करना पड़ा। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने इन्वेंट किया कि जब हमारे पास पी टाइप है, जब हमारे पास एन टाइप है, तो अब दोनों इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिला करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर वही चीज इन्वेंशन नाम रख दिया गया, दैट इज आर न्यू इन्वेंशन मॉडर्न फिजिक्स में हुआ उसके बाद, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, चलिए अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, क्या डिफ्यूजन कंटिन्यू चलेगा या डिफ्यूजन रुक जाएगा, क्या रीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सीखना है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है कि व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विथ या एडेड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ रिकम्बाइन कर देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमें क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है पीएन जंक्शन, एक डायोड फॉर्म होता है जिसका नाम पीएन जंक्शन डायोड होता है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप कह सकते हैं कि डॉप कर दिया जाता है। तो डॉप करने की वजह से क्या होगा, वहां पे हमारा जो भी आएगा डायोड फॉर्म होगा, डाई मीन्स दो, तो डायोड जो फॉर्म होगा उसका नाम रख दिया गया पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए हम लोग इसको डायग्राम बना करके समझेंगे, दैट इज कि पीएन जंक्शन डायोड हमारा क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पीएन जंक्शन डायोड। देखिए तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा N। अब हम लोग इसका पीएन जंक्शन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है कि अबाउट पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा जंक्शन, दैट दिस इज कॉल्ड, दिस रीजन इज कॉल्ड जंक्शन, यहाँ जंक्शन हो गया। एंड दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो होल्स होंगे यहाँ पे, these are holes and this is, these are holes। क्या ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर कोई आपसे पूछा तो बिल्कुल ये देख के नहीं बोल देना कि सर यहाँ पे होल्स हैं तो ये पी टाइप होगा। पी टाइप का मतलब ये नहीं होता है कि ऑल कंसंट्रेशन एटम्स आर इलेक्ट्रॉन्स, वो होल्स वहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स के भी होंगे, यानी यहाँ पे आपको कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करना है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हमारे होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर अगेन अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्या ये जो फैक्ट है, क्या ये जो डायग्राम है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का है, तो आपको इतना सोचना है कि नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ होल्स भी होंगे। तो ये हो गया हमारा होल्स, जो कि बहुत कम अमाउंट में होंगे। तो जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे हम इसको एक जंक्शन के थ्रू या इसको मिक्सअप कर दिए तो एक जंक्शन बन रहा है जिसका नाम पीएन जंक्शन डायोड रखा गया। तो अब देखते हैं होता क्या है। तो आप अब देख रहे होंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, यानी ये जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके बगल में जस्ट नियर बाय आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इनको होल्स दिख रहे हैं। तो यानी बगल के इलेक्ट्रॉन को जब नियर बाय होल्स दिखेगा तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का एक टेंडेंसी होता है कि वो अपने आप को रिकम्बाइन करना चाहता है, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से वो अपने आप को कहाँ पे लेके जाएगा, होल्स में लेके जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अब होल्स में जाकर के अपने आप को डिफ्यूज करना शुरू करते हैं, यानी रिकम्बाइन करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स में जाएगा अपने आप को डिफ्यूज कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा अपने आप को डिफ्यूज कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा डिफ्यूज कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा डिफ्यूज कर लेगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जाएगा अपने आप को डिफ्यूज कर लेगा। सोचिए, बिल्कुल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के अपने आप को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो अब सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे, जबकि गैस डिफ्यूजन प्रोसेस तो हम पढ़े हुए हैं कि गैस तब तक डिफ्यूजन प्रोसेस को नहीं रोकती है जब तक कि अपने आप को कंप्लीट डिफ्यूजन नहीं करती। तो क्या ये गैस डिफ्यूजन को फॉलो नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। जरा आप देखते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस को कैसे रोक दिया। तो ऐसा होता है ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के होल से अपने आप को डिफ्यूज कर लेता है, तो डिफ्यूजन होने की वजह से अब मैं एक नया डायग्राम इसी के अंदर फॉर्म करने वाला हूं। आप लोग इसको गौर से देखिएगा कि क्या हुआ। ये रीजन के जितने इलेक्ट्रॉन्स थे ना और जितने होल्स थे, वो अब क्या होगा आप जरा देख के बताइए, और जिनको समझ में आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हाँ मुझे क्लियर हो गया कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ। तो ये जो हमारा जंक्शन था और यहाँ पे जितने भी होल्स थे और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्या आपको वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यानी ये क्या हुआ, यानी इसके पीछे का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन होल्स में जाकर के अपने आप को जब डिफ्यूज कर दिया, तो इस रीजन में एक ऐसा रीजन इस जंक्शन में फॉर्म हो गया, ऐसा रीजन फॉर्म हो गया जिसमें चार्ज का शॉर्टेज है। इसी रीजन को हम बोलते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लेशन रीजन, तो आपको आंसर बहुत ही सिंपल देना है कि in the p-n junction diode when electrons diffuses itself by their nearby holes, तो a region obtained inside the p-n junction where there is a shortage of charge and that region is called depletion region। यानी अब आपको यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं दिख रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन एंड ना ही होल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज हो गया है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि डिप्लेशन रीजन क्या है, और डिफ्यूजन भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू वी, ये सारी क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि इन द पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स सी नियर बाय होल्स दे स्टार्ट टू डिफ्यूज इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप को फ्लो करके होल्स में डिफ्यूज की है, तो इलेक्ट्रॉन को के फ्लो होने की वजह से एक करंट जनरेट होगा, और जो करंट प्रोड्यूस या जनरेट हो रहा है उसी करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, यानी दैट करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, डिप्लेशन रीजन सीख लिया, डिफ्यूजन प्रोसेस सीख लिया, डिफ्यूजन करंट सीख लिया। तो अब हम सोचते हैं
कि सर अब आप वो बताइए जो अभी आपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस किया था इस क्लास में, कि डिफ्यूजन प्रोसेस फिर अब रुकेगी, रुक कैसे जाती है, होता क्यों नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ेगी तो वो वहाँ पे निगेटिव चार्ज देगी। चलिए इसको दूसरे पेन से हाईलाइट करते हैं, दैट इज माइनस 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 माइनस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ पे आई है तो ये अपने आप को इस रीजन को प्लस कर देगी, यानी ये हो गया हमारा प्लस रीजन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का एक एग्जांपल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं Na+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ये अपना देगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस हो गया, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगी वो उसको, जैसे क्लोरीन हमेशा उधार लेता है Na से, तो वो माइनस, यानी ये हो गया हमारा माइनस। तो यानी जो डिप्लेशन रीजन का ये जो रीजन बन गया ये चार्ज रीजन हो गया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीजन एंड दिस इज कॉल्ड निगेटिव रीजन। तो ये बहुत क्लियर सी बात है कि चलिए कंसीडर करते हैं कि इस डिप्लेशन रीजन का कुछ ना कुछ तो विड्थ बनेगा, यानी ये हो गया हमारा डी। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा प्लस रीजन बना है, अब यहाँ से एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इनसाइड द डिप्लेशन रीजन एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसका डायरेक्शन हो जाएगा प्लस टू माइनस, दैट इज पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे यानी जब इस रीजन में एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो अब देखते हैं क्या होगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी बनता तो अब हम देखते क्या होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस होल के पास रिकम्बाइन करने के लिए आती तो इस इलेक्ट्रॉन को इस माइनस चार्ज से गुजरना पड़ता, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस होल्स के पास आएगी तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन होल्स के पास आ नहीं सकती है। अब आप बोलिएगा सर कि क्या ये होल्स जा पाएगी, होल्स तो बिल्कुल नहीं जाएगी, होल्स तो अपरेंट मूव करता है। लेकिन चलिए अगर कंसीडर कर भी लेते हैं कि चलिए ये होल्स अपने आप को जाकर के बोलेगा कि लो खुद को डिफ्यूज कर लो, हम आ गए, लेकिन जब ये होल्स पॉजिटिव, क्योंकि एज यूजुअल होल्स एक पॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, तो जब ये होल इस रीजन पे आना चाहेगा तो यहाँ पे आपको प्लस चार्ज दिख रहा होगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, यानी ना ही ये इलेक्ट्रॉन होल्स पे जाकर के अपने आप को डिफ्यूज कर पा रही है और ना ही होल्स आकर के इलेक्ट्रॉन को अपने आप को डिफ्यूज करने दे रहा है। यानी कहने का मतलब इन सारे प्रोसेस में डिफ्यूजन एट अ टाइम रुक चुका है, यानी एट अ टाइम ये स्टार्ट होता है एंड आफ्टर फ्यू इंटरवल ऑफ टाइम ये स्टॉप हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्यों नहीं है, क्यों कंटिन्यू वे में नहीं चलता है, क्यों ये स्टॉप हो जाता है। ओके, तो नाउ अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो आपके पास एक डी यानी विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर है, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू आर होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आपके साथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप उसको किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पी वी। तो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि ये पोटेंशियल ऐसा होता है जो चार्ज को सपोर्ट करता है, लेकिन आज आप देखिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल और ये डी इस डिप्लेशन रीजन के अंदर एक नया, इस डिप्लेशन रीजन के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है, एक नया पोटेंशियल जनरेट हो जा रहा है यानी V। और क्या ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर रहा है फ्लो करने के लिए, बिल्कुल नहीं। इसी पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को डिफ्यूज नहीं कर पा रहा है, यानी ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को इस होल्स में डिफ्यूज करने के प्रोसेस में बाधा डाल रही है। यानी आपने मेरे शब्दों को सुना होगा, मैंने बाधा वर्ड यूज किया है जिसका मतलब इंग्लिश में होता है बैरियर, यानी ये पोटेंशियल एक बैरियर का काम कर रही है इस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के डिफ्यूजन प्रोसेस में, इस वजह से इस V का नाम रख दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो पोटेंशियल बैरियर एक ऐसा पोटेंशियल है जो डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन की वजह से जनरेट होती है और जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकती है, ऐसे ही पोटेंशियल को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो जो आप जरा दिमाग लगाइए, क्योंकि अब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में हम लोग यही पढ़ेंगे, जितना कम पोटेंशियल बैरियर होगा उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स में रिकॉम्बिनेशन यानी डिफ्यूजन होगा, उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा डिप्लेशन रीजन होगा उतना ज्यादा डी होगा, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी और ज्यादा हो जाएगी, जिससे पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा होगा, जिससे करंट कम फ्लो करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हुआ क्या। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया अबाउट पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि एक ऐसा पोटेंशियल है जो किसी भी डिप्लेशन रीजन के अंदर जनरेट होती है और डिप्लेशन रीजन के अंदर
जनरेट होने की वजह से ये डिफ्यूजन प्रोसेस को स्टॉप करती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने आप को डिफ्यूज करने में बाधा डालती है। और यही प्रोसेस की वजह से, यही कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इस पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर का एक्चुअल काम क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकना। यानी अब ये चीज बहुत ही सिंपल है, दैट इज वी पोटेंशियल बैरियर। ये क्या होती है? पोटेंशियल बैरियर का डिफिनेशन तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो इससे अब डिप्लेशन रीजन का क्या रिलेशन है? तो यानी जितना ज्यादा विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन उतना ही ज्यादा डी, यानी डिस्टेंस उतना ही ज्यादा, जिस वजह से v क्या होगा? उतना ही ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो भी जाए, d की वैल्यू बढ़ जाने से पोटेंशियल भी बढ़ गया, और पोटेंशियल अगर बढ़ गया तो यानी पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, तो करंट जो होगा बहुत ही कम होगा। इसको अब समझ लीजिएगा, तो फिर आपके लिए बहुत ही सिंपल है फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर विड्थ हमारा बहुत कम हो जाए डिप्लेशन रीजन का, तो इससे डिस्टेंस यानी जो हमारा बोल सकते हैं कि डिप्लेशन रीजन का ही, ये W और D तो सेम ही है, ये कम हो जाएगा। इस वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो भी कम हो जाएगा पोटेंशियल बैरियर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहती भी है तो D की वैल्यू कम होने से पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, जिससे करंट यानी I ये इंक्रीज कर जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस का मतलब इन्वेंशन किया। और देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कि फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस का इस कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना है, और पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है, किधर हायर पोटेंशियल होगा और किधर लोअर पोटेंशियल होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो में इसी तरह जुड़े रहें, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।